औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैनल स्टार्स अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला आप लोगों का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है यूनिट नंबर 1 का, वो है एस्टिमेट द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में कितनी हार्ट बीट्स होती हैं, हमने इनको एस्टिमेट करना है। तो इससे जो हमें इंफॉर्मेशन बेसिक हमें पता होना चाहिए वो है कि हमारी एवरेज हार्ट रेट क्या होता है। ठीक है, और हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, कि मतलब एक मैक्सिमम जो मैन की लाइफ है वो कितने ईयर्स तक हो सकती है। ठीक है, एक हमें ये पता होना चाहिए। सही है, तो हमारा जो एवरेज हार्ट बीट रेट है वो 70 बीट्स पर मिनट है। ठीक है, हार्ट बीट रेट अगर हम एवरेज देखें ओवरऑल एडल्ट में देखें तो एक मिनट में जो हार्ट बीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 70 होती हैं। ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर्स है, कि एक आदमी की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्ट की जाती है कि एक आदमी जिंदा रह सकता है वो 60 साल तक रह सकता है। ठीक है, तो हमें एवरेज हार्ट बीट रेट पता चल गया, एक मिनट में 70 बीट्स होती हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे पास 60 ईयर्स है। तो अब हमने देखना है कि हमारी 60 ईयर्स में एक आदमी का, एक मैन का जो हार्ट है वो कितने टाइम्स बीट करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 60 ईयर्स हमने फाइंड करनी है। इसके लिए पहले हम देखेंगे हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, पर मिनट हार्ट बीट कितनी है, 70 बीट्स हैं। अब मिनट के बाद हम आवर्स में देखते हैं। ठीक है, हार्ट बीट पर आवर में देखें तो जो मिनट्स में बीट्स आ रही हैं उनको हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स पर आवर आ जाएगा। ठीक है, एक घंटे में जो इंसान का दिल धड़कता है वो कितनी बार धड़कता है, 4200 टाइम्स। सही है, अब हमने आवर्स से डेज में देखते हैं। तो अगर हम एक वन डे देखें तो वन डे कितने आवर्स के इक्वल होता है, 24 आवर्स। इट मीन्स कि जो हमारी बीट्स पर आवर्स आई हैं अगर हम उनको 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स पर डे आ जाएंगे। ठीक है, हार्ट बीट्स पर डे पर आवर में हमारे पास 4200 थी, इनको अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स पर डे आ जाएंगे। तो पर डे नंबर ऑफ बीट्स कितनी हो गई हैं, 100,800। सही है, अब हम डेज के बाद हम ईयर्स में देखेंगे। डेज के बाद हम ईयर्स में देखेंगे तो वन ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, वन ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं। इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ डेज हमारे एक दिन में आए हैं उनको अगर हम 365 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वन ईयर में जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, हार्ट बीट्स पर ईयर कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर डे 100,800 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर ईयर आ जाएंगे जो कि 36792 बीट्स हैं। ठीक है, अब हमने ये हमारे पास नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आ गई हैं पर ईयर। एक साल में नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हमारे पास उनकी वैल्यू आ गई है। हमने कितनी ईयर्स में फाइंड करनी है, 60 ईयर्स में। तो हम अगर हम ये जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर ईयर आई हैं अगर हम इनको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आ जाएंगी जो कि 60 ईयर्स में है। ठीक है, तो हार्ट बीट्स इन लाइफ टाइम या हार्ट बीट्स इन 60 ईयर्स कितनी हो जाएंगी, 36790 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास 2207520000 बीट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको दूसरी तरह देखें यूनिट टेंस में तो हमारे पास है 2,707,520,000। ठीक है, बीट्स इन लाइफ टाइम। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप लोगों का एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है जिसमें आप लोगों से कहा जाता है कन्वर्ट योर एज इन सेकेंड्स। आप लोगों की जो ईयर्स में एज है उसको आप सेकेंड्स में चेंज करें। तो आप लोग उसको उस न्यूमेरिकल को भी एक दफ़ा देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने उनकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशंस हम कैसे फाइंड करते हैं, पहला हमें पार्ट दिया हुआ है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एक्स। यहाँ पे वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, ए हमारे पास एक्सेलरेशन है और एक्स हमारे पास डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट आप इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ओवरऑल डायमेंशंस फाइंड करने के लिए हमें इंडिविजुअली इनकी डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो अगर हम इनकी डायमेंशंस फाइंड करना चाहें तो इनके यूनिट से हम इजीली डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, तो अगर हम इनकी डायमेंशंस देखें तो मीटर किसका सिंबल है, लेंथ का। ठीक है, तो इट मीन्स मीटर की
मीटर किसका यूनिट है लेंथ का, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी L। इसी तरह S सेकंड किसका यूनिट है टाइम का, तो ये हमारे पास टाइम की डायमेंशन था और टाइम के ऊपर क्या आ जाएगा N LT-1। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन हो गई, वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन में m मीटर डिस्टेंस का यूनिट है, तो मीटर क्या होता है लेंथ या डिस्टेंस। ठीक है, लेंथ। और s किसका यूनिट है टाइम का और उसकी पावर क्या है -2। ये डायमेंशन हो गई एक्सेलरेशन की। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस जो कि मीटर में है, तो इट मीन्स इसकी डायमेंशन जस्ट क्या होंगी L होंगी। ठीक है, अब जो हमारे पास ये डायमेंशन आई हैं इसको हम इस वाले फार्मूला में पुट करेंगे और हम अपनी ओवरऑल डायमेंशंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है v² डिवाइडेड बाई ax। v² क्या है LT माइनस v की डायमेंशन LT-1 और होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरह एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 और x की डायमेंशन क्या है L। ठीक है, अब इसको स्क्वायर को और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली जो दोनों डायमेंशन है इनको आपस में सॉल्व कर देंगे। ये ऊपर हो जाएगा L² T-2। ठीक है, L को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L²। इसी तरह T-1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे हमने L को L से मल्टीप्लाई किया तो L² हो जाएगा और T-2। ठीक है, अब T-2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के सेम है। L² से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल डायमेंशन हमारे पास इसकी इस ओवरऑल हमारे पास 1 रिमाइंडर बच रहा है। इट मीन्स के जो हमारे पास ये वाला जो भी हमें क्वांटिटी गिवन की हुई है या जो भी जिस चीज़ की भी हमसे डायमेंशंस पूछी गई हैं वो क्या है डायमेंशन लेस है। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट का सोल्यूशन था। बी पार्ट हमारे पास है AT² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो ऊपर हम दे चुके हैं, टाइम की डायमेंशन भी हमें पता है जो कि कैपिटल T के इक्वल होती हैं। और डायमेंशंस के लिए हमेशा हम किसका क्या लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशंस LT-2 और टाइम की डायमेंशंस T है। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। एक्सेलरेशन AT-LT-2 और टाइम T और होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे LT-2 और ये स्क्वायर इस T से मल्टीप्लाई होगा तो T² आ जाएगा। जब हम इसको इक्वल लेंगे LT-2, ये हमारे पास ओवरऑल क्या बचेगा T² बचेगा डिवाइडेड बाई 2। अब ये यहाँ पे ये -2 है। ठीक है, अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो L एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और t हमारे पास t से मल्टीप्लाई होगा, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी तो एक -2 और जो इसका 2 है वो इसमें ऐड हो जाएगा। दोनों की पावर्स क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन डिफरेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। t की पावर क्या आ जाएगी 0। तो जब किसी भी नंबर किसी भी वैल्यू किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है 1 होता है। तो t की पावर 0 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। और हमारे पास 2 कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशंस होती नहीं है तो ओवरऑल हमारे पास डायमेंशंस जस्ट क्या बचेंगी L बचेंगी। ठीक है, तो हमारे पास AT² बाई 2 की डायमेंशंस क्या है L। सही, ये हमारा न्यूमेरिकल 2 था। अब हमारे पास न्यूमेरिकल 3 है। If A is equal to x² y divided by y² z, then find the percentage uncertainty in A। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है A में। और परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमें x, y और z में गिवन की हुई हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मीन्स जो पहली हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो पहली वाली टर्म x की है, दूसरी वाली टर्म y की है और तीसरी वाली टर्म z की है। ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x कितनी है 1%, परसेंटेज अनसर्टेनिटी y में 1% और परसेंटेज अनसर्टेनिटी z में कितनी है 2%। ठीक है, तो अगर हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100। ठीक है, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1% मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 0.01 बन जाएगा। इसी तरह ये वाला 0.01 और ये क्या बन जाएगा 0.02। ठीक है, ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज दी हुई हैं और ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज हैं डेल्टा x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, इसी तरह ये हमारे ये डेल्टा y बाय y हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन y और इसी तरह डेल्टा z बाय z हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज बाय इन z है। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या होती है किसी भी टर्म की, जैसे x है तो ऊपर डेल्टा x इसकी अनसर्टेनिटी इन x है और डिवाइडेड बाय x जो है ये इसकी एक्चुअल वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू होती है। सही है, तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन A फाइंड करने जा रहे हैं।
सोल्यूशन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर हम अगर आप लोगों ने रूल्स ऑफ आंसर, तो उसके लिए हम यहाँ रूल यूज़ करेंगे, रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ठीक है, जब हमारे पास जैसे ये वाली एक टर्म है, इसमें जो भी टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं, तो जब भी टर्म्स मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को हम आपस में ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स, फिर प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई, फिर प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जेड। ठीक है, और जिनके ऊपर पावर्स होती हैं उनकी इनको हम जो पावर होती है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। ठीक है, जैसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक्स को की पावर 2 है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसकी पावर क्या है, 2 है। ठीक है, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जेड, उसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। ठीक है, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स अगर हम देखें तो कितनी थी, 1% थी, उसके नीचे हमने 1% पुट कर दिया, वाई में भी 1% और जेड में कितनी है, 2%। ठीक है, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जेड वाली एज इट इज आ जाएगी। तो 2 + 2 + 2 हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए कितनी आ जाएगी, 6%। ठीक है, ये आप लोगों का एक मेथड, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम अनसर्टेनिटी इन एक्स ले रहे हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं ले रहे, बल्कि इनकी ये जो मैंने फाइंड की हुई हैं अनसर्टेनिटीज, हम ये वाली अनसर्टेनिटीज लेकर इनका सोल्यूशन करेंगे। तो अनसर्टेनिटी इन एक्स डेल्टा एक्स बाई एक्स, अनसर्टेनिटी इन वाई डेल्टा वाई बाई वाई, और अनसर्टेनिटी इन जेड डेल्टा जेड बाई जेड। ठीक है, अब डेल्टा एक्स बाई एक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उसकी पावर 2 थी, वाई को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास, और इस तरह से डेल्टा एक्स बाई एक्स 0.01 ही डेल्टा वाई बाई वाई भी था, और डेल्टा जेड बाई जेड 0.02। तो ओवरऑल सोल्व करेंगे तो डेल्टा ए बाई ए किसके इक्वल आएगा, 0.06। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर हमने ए में फाइंड करनी है तो इस वाली टर्म को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर अगेन क्या आएगा, 6%। ये वाला मेथड ईजी है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप यही वाला मेथड यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 4 है। A spherical ball of radius r experiences a resistive force F due to air as it moves through the air at speed v। ठीक है, कि हमें कोई भी स्फेरिकल बॉल और आर है, वो जब एयर में मूव कर रही है तो वो एक रेजिस्टिव फोर्स एफ एक्सपीरियंस कर रही है जब वो स्पीड वी से मूव करे। तो जो रेजिस्टिव फोर्स है उसकी वैल्यू हम किससे, इस वाली एक्सप्रेशन से दे सकते हैं, F = CRV। तो आप लोगों ने यहाँ पे बताना है कि C यहाँ पे कांस्टेंट है बाय यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है, आप लोगों ने डायमेंशंस फार्मूला यूज करके SI यूनिट कांस्टेंट C के फाइंड करने हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। F = CRV, यहाँ से हम इंडिविजुअली इनकी पहले हम इसको C के लिए अरेंज करते हैं। C के लिए अरेंज करें तो हमारे पास फार्मूला बनेगा C = F/RV। अब यहाँ पे जो इनके जिन जिन टर्म्स की हमें डायमेंशंस चाहिए वो क्या है, R है, F है, R है और V है। ठीक है, अगर हम F के यूनिट्स देखें, F का फार्मूला क्या होता है, फोर्स = ma न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें m के यूनिट kg और एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं ms-2। ठीक है, तो ये हमारे फोर्स के यूनिट, ये रेडियस के यूनिट जो कि मीटर्स में होते हैं, और वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो इससे हम इनकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। kg मास की डायमेंशन कैपिटल M, मीटर डिस्टेंस जो कि L लेंथ होता है, तो L की लेंथ की डायमेंशंस कैपिटल L, इसी तरह टाइम की डायमेंशंस कैपिटल T होल की पावर -2 आ जाएगा। R की डायमेंशंस L आ जाएंगी और वेलोसिटी की डायमेंशंस L T -1 आ जाएंगी। ठीक है, अब इन सारी डायमेंशंस को हम फार्मूला में पुट करेंगे। फोर्स की डायमेंशंस क्या है, ML T -2, R की डायमेंशन L और V की डायमेंशन TL T -1। ठीक है, अब नीचे वाली ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। m ऊपर वाले एज इट इज आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा L² T -1। यहाँ नीचे वाली टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे, m एज इट इज रहेगा L, यहाँ पे L की पावर 1 है, जब नीचे वाली टर्म ऊपर आएगी तो उसकी पावर +2 थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, -2। T -2 है तो यहाँ नीचे वाला T जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, +1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, 1 - 2 -1, L की पावर -1 और T की पावर भी क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, अब M के यूनिट्स हमने क्या फाइंड करने हैं, डायमेंशंस को यूज करके हमने C का यूनिट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो M किसकी डायमेंशंस होती है, मास की, और मास के यूनिट्स क्या होती हैं, kg। ठीक है,
लेंथ एल किसकी डायमेंशन है, लेंथ की, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर्स, और यहाँ पे माइनस एल -1 है तो एम -1 होगा, ठीक है। टाइम के यूनिट्स टी टाइम के डायमेंशन और टाइम के यूनिट्स क्या होती हैं, सेकेंड, और इसकी पावर क्या आएगी -1। इट मीन्स कि जो हमारे पास कांस्टेंट सी है उसके यूनिट क्या बनते हैं, केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक यूज़ है कि हम डायमेंशंस को यूज़ करके कांस्टेंट के यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 था। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 5, द प्रेशर पी। प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं एट द डेप्थ H इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो। डेंसिटी को हम किससे फाइंड कर डिनोट करते हैं, रो से। इज गिवन बाय P इज इक्वल टू रो जी एच, वेयर G हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसकी हमने होमोजेनिटी चेक करनी है इक्वेशन की। होमोजेनिटी मीन्स कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। तो कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट उस वक्त होती है जब दोनों साइड्स की डायमेंशन हमारे पास सेम हो, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेशर, और प्रेशर का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर क्या हो जाएंगी, एफ बाई ए, एफ की डायमेंशंस एम एल टी -2, और एरिया की डायमेंशंस क्या होती हैं, एल स्क्वायर, ठीक है। एरिया के यूनिट क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर किसके यूनिट्स हैं, लेंथ के। तो इट मीन्स किसकी डायमेंशंस क्या होंगी, एल स्क्वायर होंगी, ठीक है। यहाँ पे m और l जब ऊपर जाएगा तो पहले l जो मौजूद है उसकी पावर 1 है, ये l ऊपर जाएगा तो इसकी पावर इसमें से माइनस हो जाएगी -2 और t -2। तो l -1 t -2 ये किसकी डायमेंशन आ गई, प्रेशर की। अब हमने राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन रो जी एच की फाइंड करनी है। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हैं। रो की हम अलग से डायमेंशन फाइंड करेंगे, जी की अलग से और एच की अलग से। रो मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास बाय वॉल्यूम। मास की डायमेंशन कैपिटल M, और वॉल्यूम की यूनिट अगर हम देखें तो मीटर क्यूब होते हैं। इट मीन्स कि इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, L क्यूब बनेगी, ठीक है। तो ये L क्यूब, तो इसकी ओवरऑल डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएंगी, ML -3। जब L ऊपर जाएगा तो इसकी पावर इसकी जो पावर के यूनिट्स है वो पावर का साइन उलट जाता है, नीचे +1 है तो ऊपर जाके -1 और -3 हो जाएगा। तो इसकी ओवरऑल डायमेंशन क्या बनेगी, ML -3, ठीक है। इसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी V/T होता है, V की डायमेंशन LT -1 और टाइम की डायमेंशन T, तो इसकी ओवरऑल डायमेंशन क्या बनी, LT -2। डिस्टेंस की डायमेंशन L होती है। अब हम इन तीनों डायमेंशन को रो जी एच वाली इक्वेशन में इन तीनों डायमेंशन को पुट करेंगे। ML -3 डेंसिटी की, G की LT -2 और H की L, सबको सॉल्व करें। M L की पावर -3, यहाँ पे L मल्टीप्लाई बाय L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, या फिर हम इसे यूँ भी बोल सकते हैं कि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 1 + 1 2, तो -3 + 2, ठीक है। और t -2 ये आ जाएगा -1 ML -1 t -2, ठीक है। यहाँ पे रो जी एच की डायमेंशंस ये बनती हैं ML -1 t -2 और p की डायमेंशंस ML -1 t -2। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन के इक्वल है। इट मीन्स कि जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, वो करेक्ट है, ठीक है। डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारे इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 को का कॉन्सेप्ट लेकर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल एस्टिमेट दैट हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन बैक्टीरियम। हमने फाइंड करना है कि एक बैक्टीरियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इसके लिए आप लोगों ने बहुत ही इजी एक फार्मूला यूज़ करना है। इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को बुक के पेज नंबर 7 पे जो टेबल दिया हुआ है वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जिसमें आपको मास ऑफ बैक्टीरियम भी गिवन किया हुआ है और मास ऑफ प्रोटॉन भी गिवन किया हुआ है। मास ऑफ बैक्टीरियम 10 की पावर -15 kg और मास ऑफ प्रोटॉन 10 की पावर -27 kg। अब इस इंफॉर्मेशन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड कर सकते हैं जो कि एक बैक्टीरियम में मौजूद हैं। इसके लिए जस्ट आपने फार्मूला यूज़ क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास ऑफ बैक्टीरियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जो बैक्टीरियम का मास है उसको आप प्रोटॉन के मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे जो कि एक बैक्टीरियम में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ बैक्टीरियम 10 की पावर -15, मास ऑफ प्रोटॉन 10 की पावर -27, तो 10 की पावर -27
ऊपर आएगा तो ये +27 हो जाएगा, तो ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे 10 की पावर 12 प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इजी फार्मूला है मास ऑफ बैक्टीरियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास है estimate that how many hydrogen atoms does it take to stretch across the diameter of the sun। ठीक है, ये हमारा सन है, ये वो कह रहे हैं कि अगर हम इसके डायमीटर पे प्रोटॉन्स इस तरह से लाइन में अरेंज करना चाहें डायमीटर के अलोंग, तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके डायमीटर के अलोंग हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें डायमीटर ऑफ द सन पता होना चाहिए और डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द सन कितना है 1.39 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, बाज़ औक़ात आप लोगों को डायमीटर ऑफ द सन की वैल्यू ये भी दी हुई है 1.39 इंटू 10 की पावर 9, या फिर सिंपली आप 10 की पावर 9 मीटर्स भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ द सन 10 की पावर 9 है और डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 10 की पावर -10। तो इसमें आपने क्या करना है, जस्ट डायमीटर ऑफ द सन को डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन एटम से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 10 की पावर 1.39 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -10, -10 ऊपर जाएगा 9 के साथ +10 हो जाएगा, तो 9 + 10 19, 1.39 इंटू 10 की पावर 19 हाइड्रोजन एटम्स हम सन के डायमीटर के अक्रॉस स्ट्रेच आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप 1.39 की पावर की टर्म नहीं यूज़ कर रहे, सिंपल आप डायमीटर ऑफ द सन 10 की पावर 9 मीटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपका यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सन की जगह 10 की पावर 9 पुट करें और डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन एटम 10 की पावर -10, तो ओवरऑल -10 जब ऊपर आएगा तो +10 हो जाएगा, तो 10 की पावर 19 एटम्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 10 की पावर 19 होंगे, जो कि हम डायमीटर ऑफ द सन के अक्रॉस अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट न्यूमेरिकल है द करंट पासिंग थ्रू आ रजिस्टर आर इज इक्वल टू। ठीक है, अब जो एक हमारे पास रजिस्टर है जो जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 13 ± 0.5 ओहम, और उसमें से जो करंट पास कर रहा है वो I इज इक्वल टू 3 ± 0.1 एम्पियर है। ठीक है, इसमें हमने 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, वो हमने यूज़ करने हैं इन वैल्यूज़ को यूज़ करके। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये जो टर्म्स दी हुई हैं इसमें से हमें दो इन्फॉर्मेशन पता चलती हैं। एक तो हमारे पास ये चीज़ है जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, एक्चुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और ये हमारे पास एक्चुअल करंट की वैल्यू है। ठीक है, ये जो 0.5 है ये हमारे पास अनसर्टेनिटी की वैल्यू है, जिसको हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो 0.1 है वो हमारे पास डेल्टा आई की वैल्यू है, जो कि अनसर्टेनिटी इन करंट है। ठीक है, तो पहला हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, कि हमने पावर फाइंड करनी है जो कि और पावर इतनी कि हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर आए। ठीक है, यहाँ पे देखें डाटा आर हमारे पास 13 ओहम है, आई मैं ऊपर बता चुकी हूँ, जो पहली वाली वैल्यूज़ हैं वो आपकी यहाँ रेजिस्टेंस की और ये करंट की वैल्यू है, और ये अनसर्टेनिटी मींस डेल्टा आर की और ये डेल्टा आई की वैल्यू है। ठीक है, आर 13 ओहम है, डेल्टा आर 0.5 ओहम, आई हमारे पास 3 एम्पियर है और डेल्टा आई 0.1 एम्पियर है। ठीक है, पहले हमने पावर फाइंड करनी है। पावर के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, I² R। ठीक है, पावर के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या है, I² R। तो हम वो वाला फार्मूला यूज़ करके पावर फाइंड करेंगे, P = I² R। आई हमारे पास कितना है 3 और R कितना है 13, तो 3 का स्क्वायर 9, 13 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 वाट। ठीक है, हमारे पास जो पावर आएगी वो कितनी आएगी 117 वाट। ठीक है, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट बी है। बी क्या है, फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर। हमने क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है करंट की जो कि रजिस्टर में से पास हो रहा हो। ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट फाइंड करने के लिए बहुत ही इजी फार्मूला है, अनसर्टेनिटी ऑफ करंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। Uncertainty of current means delta I divided by measured I. Measured I means simple I और multiply 100%। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करके हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी I फाइंड करेंगे। डेल्टा I हमारे पास यहाँ पे 0.1 गिवन है, वो हमने पुट कर दिया, और I कितना था 3, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट कितनी आएगी 3%। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह जैसे हमने करंट की फाइंड की है, रेजिस्टेंस की फाइंड करेंगे, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100%,
तो डेल्टा आर 0.5 है, आर हमारे पास 13 है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर कितनी आ जाएगी 3.84%। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, डी पार्ट में फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रिक पावर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रिकल पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा पी। अब डी पार्ट में हमने डेल्टा पी फाइंड करना है। डेल्टा पी फाइंड करने के लिए आपको पहले पी का फार्मूला पता होना चाहिए। पी का फार्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन पी, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अनसर्टेनिटी इन पी या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पी। तो इसके लिए हमने जो रूल ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन है कि जितनी भी टर्म्स है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, और आई के ऊपर चूंकि पावर है तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें डेल्टा पी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पावर है, डेल्टा पी हमने फाइंड करना है, पी हमारे पास आई स्क्वायर आर के इक्वल है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पी 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई में कितनी है 3%, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आर में जो हमने फाइंड की थी 3.84% वो हमने पुट कर दी, दोनों को ऐड अप करेंगे तो 9.84, ये हमारे पास क्या आई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पी आई है। हमें फाइंड क्या करनी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज करके अब हम डेल्टा पी फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पी 9.84%, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी, यहाँ ऊपर पे पार्ट ए में हम पी फाइंड कर चुके हैं जो कि 117 वाट है, तो यहाँ पे हमने पी की जगह 117 वाट पुट कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100%। अब परसेंटेज परसेंटेज दोनों साइड पे सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 117 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 100 इन दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1151.28, 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.5 वाट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पावर की है वो 11.5 वाट है। दीज वर द numerical problems of unit number 1 from physics फर्स्ट ईयर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।